हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम पढ़े थे एजम्पशन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल तरीके से कुछ एजम्पशन को देखे थे। याद रखिएगा, आगे बहुत सारे टॉपिक हम पढ़ाएंगे। आगे जितने भी बहुत सारे टॉपिक इसी एजम्पशन पे बेस है, हम बताएंगे। उस समय हम ये एजम्पशन बताए थे कि कंक्रीट और स्टील के बीच बॉन्डिंग परफेक्ट होता है। अभी जस्ट यही बताएंगे। फिर हम बताएंगे कि दोनों में क्या हो कि एक लिमिट तक दोनों क्या होते हैं, प्रत्यास्थ होते हैं। तो आगे हम बहुत सारे टॉपिक बताएंगे, तो इन्हीं सारे एजम्पशन का नाम लेंगे। तो देखिएगा, है ना, आप उसको अच्छे से पढ़ते हुए चलिएगा। आज हम पढ़ेंगे आरसीसी कंक्रीट खंडों में प्रतिबलों का वितरण। क्या पढ़ेंगे? आरसीसी कंक्रीट खंडों में, देखिए दूसरा मार्कर ले लिए हैं। क्या पढ़ेंगे? आरसीसी कंक्रीट खंडों में, आरसीसी कंक्रीट खंडों में प्रतिबलों का वितरण, प्रतिबलों का वितरण, है ना। अब देखिएगा कि आरसीसी जो कंक्रीट खंड है उसमें स्ट्रेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। हम क्या कर रहे हैं कि स्ट्रेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आरसीसी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है आरसीसी, तो हम आरसीसी के टर्म में देखेंगे, है ना, जिसमें छड़ और कंक्रीट दोनों मिलेंगे। चलिए, वो मेरी थोड़ी कमजोरी है कि बिना हम तैयारी के पढ़ाने आ जाते हैं। हमको पढ़ाने आने से पहले सब देखना चाहिए, इंक है कि नहीं, लाइटें सही है कि नहीं। तो थोड़ी कमी है, क्या करेंगे, सबके अंदर होता है। हम क्या पढ़ेंगे? आरसीसी कंक्रीट खंडों में प्रतिबलों का वितरण। ध्यान दीजिएगा, एक हम कॉलम ले रहे हैं। एक कॉलम है, एक कॉलम का एक टॉप व्यू बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं भाई? हम टॉप व्यू बना रहे हैं। ए क्या हो जाएगा भाई? एल सेक्शन। ए क्या हो जाएगा आपका? एल सेक्शन। कॉलम हो गया। अब कॉलम में छड़ भी रहेगा, ये हो गया रीइंफोर्समेंट। कॉलम में छड़ है, ए क्या हो जाएगा आपका? रीइंफोर्समेंट। ये देखिए, ए क्या हो गया आपका? रीइंफोर्समेंट, है ना। यानी ए क्या है आपका? रीइंफोर्समेंट। ए क्या चीज़ है आपका? ए है आपका रीइंफोर्समेंट। क्या हो जाएगा आपका? रीइंफोर्समेंट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा, चूंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, है ना, हम क्या जानते हैं, सबसे पहले समझिएगा, इस पे एक लगाना है हमको लोड। इस पे क्या लगाएंगे आप? लोड लगाएंगे, पी लोड। क्या लगाएंगे आप? लोड। लोड कहाँ लग रहा है भाई? एकदम इसके सेंटर में। एकदम कहाँ लग रहा है? लोड लग रहा है इसके सेंटर में लग रहा है। तो पी क्या है भाई? पी है, पी है लगाया गया लोड, लगाया गया भार, है ना। पी क्या है आपका? लगाया गया भार। समझिएगा, जब उस भार लग रहा है तो कंक्रीट, अरे स्टील है, स्टील को छोड़ के बाकी ये सब कंक्रीट होगा। आरसीसी स्ट्रक्चर में ही तो होता है, स्टील होता है और कंक्रीट होता है। तो स्टील को छोड़कर जो बाकी है वो क्या है? कंक्रीट है। तो स्टील में जो प्रतिबल उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे सिग्मा सीसी, यानी कंक्रीट, सॉरी कंक्रीट, देखिए बता रहे हैं, कंक्रीट में उत्पन्न संपीड़न प्रतिबल, संपीड़न प्रतिबल, है ना। देखिए दबाव, ऊपर से जो फोर्स लग रहा है कंप्रेशन नेचर का है। ऊपर से जो फोर्स लग रहा है कौन सा है? कंप्रेशन नेचर का। तो सी सिग्मा, सिग्मा मतलब लंब प्रतिबल है ना। सिग्मा मतलब लंब प्रतिबल। एक सी मतलब कंप्रेशन, एक सी मतलब कंप्रेशन, और एक सी मतलब कंक्रीट। इसी में आपको मिलेगा सिग्मा एस सी, यानी इस्पात में, इस्पात मतलब स्टील, इस्पात में उत्पन्न संपीड़न प्रतिबल। इस्पात में उत्पन्न क्या हो जाएगा आपका? संपीड़न प्रतिबल। चीजें समझ आ रही हैं? सिग्मा मतलब लंब प्रतिबल, एस मतलब स्टील, अरे एस मतलब स्टील, है ना, और इस एस मतलब कंप्रेसिव, है ना। इस एस मतलब, इस सी मतलब कंक्रीट, और इस सी मतलब कंप्रेसिव। ठीक है। तो यहाँ जो है ऐसा नहीं है स्टील में हमेशा, हम बताए ना, ये चीज़ें हम बता चुके हैं कि ऐसा नहीं है जो स्टील होता है वो तनन में ही मजबूत होता है, संपीड़न में नहीं। स्टील जो होता है तनन में भी मजबूत होता है, संपीड़न में। स्टील टेंसाइल फोर्स भी लेगा, कंप्रेशन फोर्स भी लेगा। तो इस स्टील में सिग्मा एस सी, स्टील में उत्पन्न संपीड़न प्रतिबल। चूंकि लोड जो है ना, लोड कहाँ लग रहा है? लोड इसके एकदम सेंटर में लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, लोड कहाँ लग रहा है? लोड इसके एकदम सेंटर में लग रहा है, तो ये बेंड नहीं होने वाला है।
लोड सेंटर से हट के लगेगा ना तब जाकर ये बेंड होगा। लोड कहाँ लग रहा है, एकदम सेंटर में लग रहा है, डायरेक्ट स्ट्रेस कहते हैं इसे हम। तो क्या हो रहा है, एकदम सेंटर में लग रहा है, तो क्या होगा, बेंड नहीं होगा और दबेगा। जब ये दबेगा तो हम ये मानते हैं कि हम जानते हैं क्या जानते हैं मेरे लाल, हम बताएं, हम जानते हैं कि कंक्रीट एंड स्टील के बीच बॉन्डिंग क्या है भाई, बॉन्डिंग क्या है, परफेक्ट है ना। कंक्रीट और स्टील के बीच क्या है, बॉन्डिंग परफेक्ट है। प्रतिबल मिल रहा है नहीं, विकृति भी मिलेगी। प्रतिबल, हुक्स लॉ यही कहता है ना कि जो प्रतिबल है ना वो समानुपाती होता है विकृति का। जब प्रतिबल मिल रहा है तो विकृति भी मिलेगी। चूंकि दोनों के बीच बॉन्डिंग एकदम परफेक्ट बॉन्डिंग है, अर्थात हम कहेंगे कि इस्पात में विकृति, इस्पात में जो विकृति होगी, इस्पात की विकृति बराबर होगी कंक्रीट के विकृति का। विकृति मतलब स्ट्रेन, चीज़ें समझ आ रही है। दोनों के बीच बॉन्डिंग एकदम परफेक्ट है ना, तो कंक्रीट मुड़ेगा तो स्टील भी मुड़ेगा, स्टील मुड़ेगा तो कंक्रीट भी मुड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रतिबल आ रहा है तो विकृति जाएगी, विकृति दोनों में साथ साथ आएगी, क्योंकि बॉन्डिंग क्या है आपका, परफेक्ट है। यानी हम क्या कह सकते हैं, ई मतलब विकृति, एस स्टील का हो जाएगा आपका एस इक्वल टू कंक्रीट का हो जाएगा आपका सी। अब आ गया है गर्मी, थोड़ा सा स्वेटर पहन के पढ़ाने में गर्मी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि लाइटें बहुत ज़्यादा ना, लाइटें बंद हो जाती है तो ठंडा लगता है, लाइटें बहुत ज़्यादा है थोड़ा सा गर्मी हो रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, हम जानते हैं इस बात को, एंग मापांक इक्वल टू क्या होता है आपका, प्रतिबल अपान में विकृति होता है ना, पढ़े होंगे यंग्स मॉडुलस, प्रतिबल अपान में विकृति। यदि हम ई को देखें तो क्या हो जाएगा, प्रतिबल अपान में यंग्स मॉडुलस होता है। तो हम देखेंगे फार स्टील के लिए देखेंगे क्या हो जाएगा, ई एस इजकल टू सिग्मा, स्टील में कौन सा प्रतिबल, एस सी, स्टील में कौन सा प्रतिबल, एस सी, सिग्मा एस सी अपान में ये हो जाएगा आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। इसी तरह कंक्रीट के लिए ई सी इजकल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा सी सी, कंक्रीट में उत्पन्न संपीड़न प्रतिबल अपान में ई सी, इसको रख देंगे किस में, एक में, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। चलिए रखिए, ई एस की जगह रखेंगे सिग्मा एस सी अपान में ई एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा सी सी अपान में ई सी। इसको इधर लेके जाइए तो हो जाएगा आपका सिग्मा एस सी इजकल टू सिग्मा सी सी ई एस, क्या हो जाएगा आपका ई एस इजकल टू ई सी, और हो जाएगा आपका सिग्मा एस सी अपान में सिग्मा सी सी, ठीक है। क्या मिलेगा, इसे हम कहते हैं मॉडुलस रेशियो, मापांक अनुपात। यानी हम यहाँ से हमको फार्मूला मिलेगा सिग्मा एस सी इजकल टू एम सिग्मा सी सी। यानी हम कहेंगे इस्पात में उत्पन्न प्रतिबल, देखिए इस्पात में ज़्यादा प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है, इस्पात में उत्पन्न प्रतिबल यानी इस्पात ज़्यादा लोड ले रहा है, इस्पात में उत्पन्न प्रतिबल कंक्रीट में उत्पन्न प्रतिबल का m गुना हो रहा है। यानी ये 10 यूनिट का प्रतिबल देगा तो कंक्रीट 5 यूनिट का देगा, इसमें 2 से गुणा करेंगे तब इसके बराबर होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको पता चलता है कि इस्पात में उत्पन्न प्रतिबल, इस्पात में उत्पन्न प्रतिबल कंक्रीट में उत्पन्न प्रतिबल का, कंक्रीट में उत्पन्न प्रतिबल का m गुना होता है। इस्पात में उत्पन्न प्रतिबल कंक्रीट में उत्पन्न प्रतिबल का m गुना होता है, ठीक है। इतना चीज़ें समझ आई। अब हम समझ लेते हैं मापांक अनुपात क्या होता है भाई, मापांक अनुपात, मॉड्यूलर रेशियो, मापांक अनुपात। अभी एजम्पशन में हम बताए थे मापांक अनुपात क्या था, 280 अपान में 3 सिग्मा सी बी, यही बताया था ना, ठीक है। ये तो हम बताए थे एजम्पशन होता है, इतना मान लिया जाता है, मापांक अनुपात नहीं दिया रहेगा उसके लिए निकालने के लिए। लेकिन समझिएगा मापांक अनुपात, अभी देखिए मापांक अनुपात क्या है, ई एस अपान में ई सी, यही तो है। देखिए मापांक अनुपात ई एस अपान में ई सी, यानी हम कहेंगे
कि स्टील के यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा आपका, स्टील के यंग्स मॉडुलस और कंक्रीट के यंग्स मॉडुलस का जो रेशियो होता है उसे कहते हैं मापांक अनुपात। मापांक यंग्स मॉडुलस का रेशियो मापांक अनुपात, मॉडुलर रेशियो, ठीक है। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट का रेशियो मॉडुलर रेशियो, मापांक क्या होता है भाई, अनुपात होता है। यदि हम यहाँ से यंग्स मॉडुलस ऑफ देखें स्टील का क्या होता है तो 2×10⁵ न्यूटन पर mm²। अब बताइए आपको कुछ याद है, कंस्ट्रक्शन नहीं, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स पढ़े होंगे आप, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स पढ़े होंगे थे ई का, अरे एम वो पढ़े होंगे फार्मूला मूवमेंट वाला, m/i σ/y E/r, हाँ बेंडिंग इक्वेशन। बेंडिंग इक्वेशन में जब E/r जो आता है E, यही तो यंग्स मॉडुलस है और इसका मान याद करिए 2×10⁵ न्यूटन पर mm² ही रहता है। और EC क्या होता है भाई, EC होता है आपका 5000√FC²। FC² क्या है भाई, हम आगे देखेंगे। FC² क्या है जब हम लिमिट स्टेट मेथड पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। चलिए, तो ये आपका टॉपिक खत्म होता है आपका आरसीसी कंक्रीट खंडों में प्रतिबलों का वितरण, प्रतिबल किस तरह आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। आज का हम सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे इक्विवेलेंट एरिया ऑफ आरसीसी सेक्शन। क्या हम पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट एरिया ऑफ आरसीसी सेक्शन, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं घबराना है। अभी कुछ छोटे छोटे टॉपिकें चलेंगे, लेकिन आप बस बने रहिए, नो इंटरेस्ट आए तो फिर कहिए, जो हम पढ़ा दिए जो उसके बाहर आ जाए तो फिर मेरा नाम बदल दीजिए। वैसे भी मेरा नाम हमको अच्छा नहीं लगता, बदल देंगे तो ठीक ही है, ठीक है। क्या आ जाएगा भाई, अब हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट एरिया ऑफ आरसीसी सेक्शन, यानी इक्विवेलेंट एरिया ऑफ आरसीसी सेक्शन। समझिएगा, बड़े आराम समझिएगा, इक्विवेलेंट एरिया ऑफ आरसीसी सेक्शन, ध्यान दीजिएगा, इक्विवेलेंट एरिया ऑफ आरसीसी सेक्शन। अभी यही देखिए फिगर मिटा दिए, इसी फिगर को लीजिए भाई, एक कॉलम ले लिए, एक क्या भाई कॉलम है जिसमें दो क्या है आपकी रीइंफोर्समेंट, दिख तो सामने दो ही रही है, आप आरसीसी ड्राइंग में पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। आरसीसी ड्राइंग हम पूरा कंप्लीट कर दिए हैं, अब प्ले लिस्ट में चले जाइए, मिल जाएगा आपको आरसीसी ड्राइंग का कंप्लीट एक एक चीज़, नहीं तो आप 8 7 5 6 3 9 4 2 4 8 पे हमको SMS कर दीजिए, हम आरसीसी का पूरा लेक्चर भेज देंगे। अब सोशल मीडिया पर चले जाइए, लिखिएगा मंकेश_सर लिखिए, हम मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए भाई, अब क्या कर रहे हैं हम, यही है, इसी के एकदम सेंटर पे ही लोड लगाएंगे। अभी भी कहाँ लगाना है लोड भाई, एकदम सेंटर पे P। ये दोनों क्या है आपका रीइंफोर्समेंट है और ये क्या है आपका कंक्रीट है, ये क्या चीज़ है आपका कंक्रीट है। हम कह रहे हैं कि जो P लगेगा, इस P लोड को लेगा कौन, अरे जो P लोड लगा, ये P लोड लगा, दिख रहा है लोड, प्लान को हम मिटा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए इस पर क्या लोड लगा दिए हम, P लोड लगा दिए। इस P लोड को कौन लेगा, तो कहेंगे कौन लेगा, क्या कंक्रीट और स्टील लेगा, इसमें कंक्रीट और स्टील ही तो है, तो कौन लेगा, कंक्रीट लेगा, स्टील लेगा। तो जो P लोड है ना, इसका कुछ भाग कंक्रीट ले लिया, कुछ भाग स्टील ले लिया, लोड है नहीं जो बल लगा है। अब देखिएगा जो P है ना, तो बल बराबर क्या होता है, प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल, लोड मतलब बल, क्या हो जाएगा प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल होता है, बल बराबर क्या होगा प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल। तो देखिएगा प्रतिबल एक कंक्रीट है ना, एक PC यानी लोड टेकन बाई कंक्रीट, C मतलब कंक्रीट, PS यानी लोड टेकन बाई स्टील, ठीक है। तो कंक्रीट का बल है तो कंक्रीट का प्रतिबल σ/cc, कंक्रीट का एरिया AC, बिल्कुल कंक्रीट का एरिया AC, ठीक है। प्लान में हमको देखने को मिल जाएगा। ये लंबाई ले लीजिए, ये चौड़ाई ले लीजिए, लंबाई चौड़ाई गुणा करिए, उसमें से छड़ का एरिया घटा दीजिए तो सिर्फ मिलेगा कंक्रीट का एरिया, प्लस स्टील का क्षेत्रफल,
सॉरी स्टील का प्रतिबल सिग्मा एस सी गुणे स्टील का क्षेत्रफल एस, एस मतलब इन चारों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, अब बताइएगा, सिग्मा सी सी गुणे ए सी प्लस सिग्मा एस सी। सिग्मा एस सी इक्वल टू क्या होता है, एम सिग्मा सी सी, अरे अभी जस्ट पीछे ही पढ़े हैं। सिग्मा एस सी इक्वल टू क्या होता है, एम सिग्मा सी सी, तो यहाँ लिख देंगे हम एम सिग्मा सी सी इंटू ए एस। ठीक है, अब देखिएगा P इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा सी सी को यदि हम बाहर निकाल दें तो ए सी प्लस एम सिग्मा सी सी। ध्यान दीजिएगा इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दिख रहा है आपको, तो इक्विवेलेंट एरिया क्या है इसमें, इक्विवेलेंट एरिया क्या होता है, ए सी प्लस एम सिग्मा सी सी। मतलब समझिए, यानी कि इक्विवेलेंट एरिया कैसे हम कहेंगे, एक सिंपल सा आ जाएगा आपके एग्जाम में आएगा, इक्विवेलेंट एरिया क्या होता है, तो आप कहेंगे कि कंक्रीट, कुछ गड़बड़ हुआ, ए सिग्मा सी सी ले लेंगे तो आ जाएगा आपका ए एस, है ना। हाँ ठीक है, क्या कहेंगे आप, कहेंगे कि स्टील के क्षेत्रफल में, हम पूछते हैं आपके इक्विवेलेंट एरिया क्या है, अभी बताते हैं, इसका मेन पर्पस बताते हैं, पहले इक्विवेलेंट एरिया को हम डिफाइन कर लें। इक्विवेलेंट एरिया क्या है, तो स्टील के क्षेत्रफल में एम से गुणा करके कंक्रीट का क्षेत्रफल जोड़कर इक्विवेलेंट एरिया प्राप्त होता है। स्टील के क्षेत्रफल में एम से गुणा करके कंक्रीट का क्षेत्रफल जोड़कर हमको इक्विवेलेंट एरिया मिलता है। इक्विवेलेंट मतलब होता है समतुल्य। इक्विवेलेंट मतलब होता है कि समतुल्य, मतलब कि उसके समान। समतुल्य मतलब उसके समान, ओ नहीं उसके समान। ठीक है, मतलब क्या हो गया, देखिए जो लोड था, लोड को कौन ले रहा था, कंक्रीट ले रहा था, स्टील ले रहा था। ठीक है, हम शुरुआत किए, लेकिन यहाँ आते आते कंक्रीट का क्या ले लिया, देखिए यहाँ आते आते जो पूरा का पूरा लोड है ना, जो पूरा का पूरा लोड है, हम मान लिए कंक्रीट ले लिया, स्टील को गायब कर दिए। हम मान लिए कि यहाँ आते आते हम क्या किए, हम ये मान लिए कि पूरा का पूरा लोड कौन ले रहा है, कंक्रीट ले रहा है, स्टील नहीं ले रहा है। आप कहेंगे इसका प्रूफ दीजिए, देखिए प्रूफ हम देते हैं भाई। बल बराबर क्या होता है, देखिए बल बराबर क्या होता है, यही तो बल है। बल बराबर होता है प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल, यही तो होता है। देखिएगा बल, जो बल लगा तो बल बराबर प्रतिबल, किसका प्रतिबल आया है, अरे यहाँ दोनों प्रतिबल आया है। यहाँ हमको देखने को मिल रहा है कि जो लोड है, देखिए दोनों प्रतिबल आया है। यहाँ हमको देखने पर लग रहा है कि जो लोड है दोनों ले रहा है, लेकिन यहाँ देखिए प्रतिबल सिर्फ कंक्रीट, अरे जो लोड लेगा, जो फोर्स को लेगा वही तो प्रतिबल देगा। यहाँ कौन प्रतिबल दिया, सिर्फ कंक्रीट प्रतिबल दिया। यानी कंक्रीट का ये क्या है, प्रतिबल, ये होता है आपका, इसे कहेंगे कंक्रीट का क्षेत्रफल। ये क्या हो गया, कंक्रीट का प्रतिबल, ये क्या है, कंक्रीट का क्षेत्रफल। लेकिन बताइए क्या कंक्रीट का क्षेत्रफल है, बिल्कुल नहीं, इसमें एम से गुणा है, स्टील का क्षेत्रफल जुड़ा है, इसीलिए इसे हम कहते हैं समतुल्य क्षेत्रफल। इसलिए इसे क्या कहते हैं, समतुल्य क्षेत्रफल। इससे फायदा क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि जो स्ट्रक्चर है ना होमोजेनियस है। क्या मान लेंगे कि जो स्ट्रक्चर है मेरा होमोजेनियस मतलब एक ही तरह का मटेरियल का बना है। होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस दो तरह के मटेरियल होते हैं, दो तरह के पदार्थ। जैसे कि हम हमेशा एग्जांपल देते हैं, आप रोटी बनाते होंगे, जब रोटी बनाते हैं तो रोटी को तोड़िए तो क्या दिखेगा, आटा, एक ही तरह का बस आटा दिखेगा, तो हो गया होमोजेनियस। हेट्रोजेनियस क्या होता है, असमांगी, विषमांगी क्या होता है भाई, हेट्रोजेनियस होता है कि आप आलू का पराठा है, उसको तोड़िए तो अंदर क्या दिखेगा, आलू का पराठा जब तोड़ेंगे तो अंदर मिर्च भी दिखेगा, मसाला भी दिखेगा, आलू भी दिखेगा, आटा भी दिखेगा, है ना। तो ये अलग अलग पदार्थ दिख रहा है, तो अलग अलग पदार्थ से मिलकर बना है, कहते हैं हेट्रोजेनियस। हम यहाँ क्या मान लिए कि मेरा जो मेंबर है ना वो सिर्फ कंक्रीट मिलकर बना है, होमोजेनियस मिलकर बना है। इससे स्टडी करने में आसानी होगा, कुछ नहीं करना है। स्टील के क्षेत्रफल में एम से गुणा कर देंगे,
कंक्रीट का क्षेत्रफल जोड़ देंगे और मान लेंगे क्या, मेरा जो मेंबर है होमोजीनियस है, क्योंकि सिर्फ स्टील का प्रतिबल है। चीज़ें समझ आ रही है। तो इक्विवेलेंट एरिया ऑफ आरसीसी सेक्शन वो क्या है भाई, इक्विवेलेंट। कंक्रीट है, एक कंक्रीट का एक्चुअल क्षेत्रफल नहीं है लेकिन उसके समान है, ठीक है, उसके क्या है भाई, समान है। चलिए चीज़ें समझ आ रही है। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बीम। हम शुरू में कहे थे ना कि आरसीसी है पढ़ने वाला सब्जेक्ट। क्या है ना कि आज ना क्या है कि हम थोड़ा बहुत परेशान थे 10 दिन, बिल्कुल 10 दिन ना बहुत परेशान थे, डिस्टर्ब थे। और समझिए कि कम से कम 1 हफ्ते बाद ही वीडियो बन रहा है, तो अल्लाह मेरा टूट गया है। बहुत मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत परेशानी मेरे ऊपर आ गई थी, नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम परेशान थे, बिजी थे। हाँ बिजी थे, कुछ ऐसा काम था कि उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो 1 हफ्ता 10 दिन तक हम बहुत ज़्यादा बिजी थे। कोई मुसीबत नहीं आई थी, बस बिजी थे, तो इसलिए थोड़ा सा लय टूट गया है, थोड़ा ज़्यादा स्माइल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी भी थके ही हुए हैं, ठीक है। बाकी 1-2 दिन में फिर हम अपना लय पकड़ लेंगे, ठीक है, डोंट वरी। चलिए, और फिर आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए क्योंकि नए बच्चे आते हैं जब, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और अच्छा कमेंट करिए। नए बच्चे आते हैं तो वो सबसे पहले कमेंट में जाते हैं। आप तो मेरे लाल हैं, जो हमको जानता है उसको तो बताना नहीं है, लेकिन जो नए बच्चे आते हैं तो वो कमेंट जाके देखते हैं कि फीडबैक क्या है। और बाकी आप समय की रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या और लाइट लगाएं, क्या जो भी हो आप थोड़ा बताइए हमको। आज इस वीडियो को यदि आप पूरा देख रहे हैं तो अंदर जाकर कमेंट करिए कि सर लाइट ठीक है और लाइट लगाइए। 360 पे थोड़ा सा हमको ना अच्छा नहीं लगता है, तो एक बार थोड़ा बताइए। बाकी बताइए, हम देखते हैं पैसा भी तो देखना है, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे भाई, टाइप्स ऑफ बीम। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बीम। अब देखिए टाइप्स ऑफ बीम में आप बहुत बीम पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े हैं। आप पढ़े होंगे सिंपली सपोर्टेड बीम, आप पढ़े होंगे कैंटिलीवर बीम, आप पढ़े होंगे ओवरहैंगिंग बीम, आप पढ़े होंगे कंटिन्यूअस बीम। वो नहीं हमको पढ़ना है, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बीम को देखेंगे रीइंफोर्समेंट को लगाने के अनुसार। रीइंफोर्समेंट को लगाने के अनुसार हम क्या देखेंगे भाई, टाइप ऑफ बीम, ठीक है। तो हमको सबसे पहला बीम, हमको 2 ही प्रकार का बीम मिलेगा, सिंगली रीइंफोर्स कंक्रीट बीम, सिंगली रीइंफोर्स कंक्रीट बीम, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, सिंगली रीइंफोर्स कंक्रीट बीम। और दूसरा क्या मिलता है आपको, सिंगल से डबल भी होना है, डबली रीइंफोर्स कंक्रीट बीम। हिंदी क्या होगा भाई, एकल प्रबलित कंक्रीट धरण। क्या होता है, एकल प्रबलित, क्या होता है, एकल प्रबलित कंक्रीट धरण। और क्या होता है, दोहरा प्रबलित या द्विप्रबलित कर सकते हैं, दोहरा प्रबलित कंक्रीट खंड, एकल प्रबलित कंक्रीट खंड। और दूसरा क्या है भाई, डबली रीइंफोर्स कंक्रीट बीम, ठीक है। सिंगली रीइंफोर्स कंक्रीट बीम और क्या है आपका, डबली रीइंफोर्स कंक्रीट बीम। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है भाई सिंगली रीइंफोर्स कंक्रीट बीम, क्या होता है, जब रीइंफोर्समेंट को केवल टेंसाइल जोन में डालते हैं, जब रीइंफोर्समेंट को केवल टेंसाइल जोन में डालते हैं तो उसे सिंगली रीइंफोर्स कंक्रीट बीम कहते हैं। मतलब क्या हो गया भाई, ए मान लेना है बीम है, ए मान लेना है, क्या मान क्या लेना है, ए बीम ही है। जब इस पर लोड होगा तो बेंड करेगा, तो रीइंफोर्समेंट को हम सिर्फ कहाँ डाल रहे हैं, यहाँ डाल रहे हैं। रीइंफोर्समेंट को कहाँ डाल दिए भाई, ऊपर जो है एक न्यूट्रल एक्सिस मिलेगा, एक क्या मिलेगा आपका, न्यूट्रल एक्सिस मिलेगा। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर कंप्रेशन जोन मिलता है ना, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर कंप्रेशन जोन। नीचे कौन सा जोन मिलेगा भाई, टेंसाइल जोन। ये तो हम पहले बता चुके हैं ना, क्योंकि बेंड होने के बाद की कंडीशन है, लोड आएगा बेंड होगा, तो ऊपर कंप्रेशन जोन, नीचे क्या है, टेंसाइल जोन। तो इसे क्या कहेंगे, जब रीइंफोर्समेंट को
है ना, जब मेन रीइंफोर्समेंट लिख लेंगे, जब मेन रीइंफोर्समेंट को केवल टेंसाइल जोन में डालते तो उसे कहते हैं सिंगली रीइंफोर्स कंक्रीट। अब देखिए रीइंफोर्समेंट कई तरह से होता है, मेन बार होता है, बेंट अप बार होता है, हैंगिंग बार होता है, वर्टिकल स्ट्रिप्स होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स होता है, टाई बार होता है। तो सारा हम बताएंगे बारी बारी से, ठीक है। यहाँ आया एक वर्ड मेन बार, तो टेंसाइल जोन में जिस छड़ को डालते हैं मेन बार कहते हैं। बाकी हम धीरे धीरे सारा बता देंगे, फिर हमको पढ़ना है कि बार कितने तरह से होता है, ठीक है। बार मतलब छड़, कभी हम बार कह देंगे, कभी छड़ कह देंगे, कभी रीइंफोर्समेंट कह देंगे, कभी सरिया कह देंगे, सबका मतलब एक ही है, ठीक है। अब देखिए सिंगली रीइंफोर्स लिखेंगे, डबलिंग क्या होता है, जब रीइंफोर्समेंट को टेंसाइल जोन के साथ साथ, जब रीइंफोर्समेंट को टेंसाइल जोन के साथ साथ कंप्रेसिव जोन, जब रीइंफोर्समेंट को टेंसाइल जोन के साथ साथ कंप्रेसिव जोन में भी डालते हैं तो उसे डबली रीइंफोर्स कंक्रीट बीम कहते हैं। जैसे देखिएगा, ये हो जाएगा आपका बीम, ये क्या हो जाएगा आपका बीम हो जाएगा, नीचे से क्या लगा दिए हम, सपोर्ट लगा दिए। ये क्या हो जाएगा भाई, न्यूट्रल एक्सिस, ये क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रल एक्सिस। ऊपर क्या हो जाएगा, कंप्रेशन जोन, ऊपर क्या हो जाएगा, कंप्रेशन जोन, नीचे क्या हो जाएगा आपका टेंसाइल जोन। तो देखिए टेंसाइल में तो छड़ डालेंगे ही डालेंगे, टेंसाइल में तो डालेंगे, लेकिन जब टेंसाइल के साथ साथ कंप्रेशन में भी डाल देंगे मेन बार, है ना, जब मेन बार लिखना पड़ेगा, जब मेन बार को, जब मेन रीइंफोर्समेंट को टेंसाइल में, इसमें क्या था भाई, ये है सिंगली, ये क्या है आपका सिंगली, ये क्या है आपका डबली। तो सिर्फ क्या है कि सिर्फ टेंसाइल जोन में रीइंफोर्समेंट को डालेंगे तो कहेंगे सिंगली रीइंफोर्स कंक्रीट बीम, और जब टेंसाइल के साथ साथ कंक्रीट के, जब टेंसाइल के साथ साथ कंप्रेशन जोन में भी रीइंफोर्समेंट को डालेंगे तो उसे कहेंगे हम लोग डबली रीइंफोर्स कंक्रीट बीम, ठीक है। अब हम ना देखिएगा, अब होगा आपके दिमाग में होगा सर क्यों हम सिंगली बनाते हैं, क्यों हम डबली बनाते हैं। तो सिंगली क्यों बनाते हैं वो तो हम अभी देख लेंगे, एक दो लेक्चर में देख लेंगे, लेकिन डबली ना ये अलग है, जैसे कि ये अलग अलग चैप्टर है। सिंगली रीइंफोर्स कंक्रीट बीम एक अलग चैप्टर है, डबली रीइंफोर्स कंक्रीट बीम क्या है, एक अलग चैप्टर। तो हम डबली रीइंफोर्स कंक्रीट बीम को एक चैप्टर में ही पढ़ेंगे कि जब रिवर्स स्ट्रेस आता है, जब इस पर लोड अधिक है, जब इसके चौड़ाई गहराई को न बढ़ा पाएँ, तब उस कंडीशन में हम क्या बनाते हैं, कंटिन्यूअस बीम हो जाए तो उस कंडीशन में हम डबली रीइंफोर्स कंक्रीट बीम बनाते हैं। तो ये अलग चैप्टर है, इसको हम उस चैप्टर में देखेंगे। अभी हम देखेंगे सिंगली रीइंफोर्स कंक्रीट बीम, यानी कल से मेरा शुरू हो जाएगा एनालिसिस ऑफ सिंगली रीइंफोर्स कंक्रीट बीम। समझिए यहाँ से आपका आरसीसी भी स्टार्ट हो जाता है, न्यूमेरिकल आएगा, क्योंकि देखिए आज छोटा छोटा डेरिवेशन आया, कल से आपका डेरिवेशन मतलब कुछ लेवल का डेरिवेशन आएगा। और हम जो पढ़ेंगे, शुरू में एक बात क्लियर कर देना चाह रहे हैं, हम जो पढ़ेंगे आरसीसी जो पढ़ रहे हैं वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम बता रहे हैं, हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे आरसीसी कि आपको लगेगा नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें हम बता रहे हैं ना कि शुरू में हम इग्नोर करते हैं। यदि हम शुरू में उस चीज़ को बताने लगे ना, फिर आप फंस जाएंगे, आपको लगेगा कि आरसीसी बहुत हार्ड है। देखिएगा हम क्या कर रहे हैं कि जो आरसीसी है ना वो दो मेथड से पढ़ना हमको, आरसीसी दो मेथड से पढ़ना आपको। एक आता है आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड, एक आता है आपका लिमिट स्टेट मेथड, एक आता है आपका क्या वर्किंग स्ट्रेस मेथड, एक क्या आता है आपका कार्यकारी प्रतिबल। याद है आपको जब हम टाइप ऑफ स्ट्रेस बताए थे अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी, टाइप ऑफ स्ट्रेस बताया था, वर्किंग स्ट्रेस लिखे थे, ठीक है। एक क्या होता है लिमिट स्टेट मेथड, हिंदी इसका नहीं पता, सीमांत छोड़ जानते, तो LSM है ना लिमिट स्टेट। तो अभी जो देखिए वर्किंग स्ट्रेस आया था ना, वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है,
वर्किंग स्ट्रेस था, अल्टीमेट स्ट्रेस था। तो वर्किंग स्ट्रेस को हम डिजाइन स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस कहते हैं। तो हम अभी जो पढ़ रहे हैं, देखिए हम क्या कर रहे हैं कि हम आरसीसी को अभी देखिए शुरू में क्या होता है, बहुत लोग शुरू में सबसे पहले पढ़ाएंगे कि वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है, लिमिट स्ट्रेस क्या होता है, क्यों इसका यूज करते हैं। तो वैसा ना लड़के फंस जाते हैं, लड़के डर जाते हैं आरसीसी से। मेरा काम क्या है, आरसीसी से डर को ख़त्म करना। अभी आराम से अपना हम जो पढ़ा रहे हैं पढ़ाइए। हम आपको बता रहे हैं कि हम वर्किंग स्ट्रेस को पहले पढ़ाएंगे, वर्किंग समझ आएगा। जैसे हम लिमिट स्टेट पढ़ाएंगे आपको लिमिट समझ आएगा। तो परेशान नहीं होना है कि दूसरे से कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है कि एक कैसा पढ़ा रहे हैं वो कैसा पढ़ा रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। समझिएगा हम क्या कर रहे हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। हम शुरू में वर्किंग स्ट्रेस मेथड लेकर के चलेंगे। जब वर्किंग खत्म हो जाएगा, जैसे ही हम लिमिट स्टेट मेथड शुरू करेंगे तो आपको दोनों में अंतर हमको बताना नहीं पड़ेगा, हमको अंतर नहीं बताना पड़ेगा, आप खुद अंतर आप समझ जाएंगे। अभी क्या है कि शुरू में क्या है कि हम वर्किंग स्टेट भी नहीं पढ़ाए रहते हैं, लिमिट स्टेट भी नहीं पढ़ाए रहते हैं, और क्या करते हैं भाई, सबका अंतर पहले ही बताएंगे। तो फिर आप कर नहीं पाएंगे चीज़ को। जैसे समझिए, जैसे कि हम आप बाइक भी नहीं चलाना जानते हैं, अब 2 व्हीलर भी नहीं चलाना जानते हैं, आप 4 व्हीलर भी नहीं चलाना जानते हैं, लेकिन हम आपको दोनों में अंतर बताएं कि स्लेटर 2 व्हीलर का ऐसा होता है, क्लच होता है, 4 व्हीलर में ऐसा ब्रेक होता है, तो आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन यदि आप 2 व्हीलर चला लेंगे, 2 व्हीलर यदि आप चला लेंगे और 4 व्हीलर में आप जैसे ही बैठेंगे आपको बहुत सारे अंतर अपने आप पता चल जाएगा। क्योंकि 2 व्हीलर की बहुत सारी चीज़ें आप सीख चुके हैं, ब्रेक क्या होता है, क्लच क्या होता है, जो भी हो, है ना, स्टार्ट कैसे होता था, बहुत सारी चीज़ें कॉमन मिलेंगी 4 व्हीलर में। तो वही चीज़ है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड को हम आपको पढ़ाएं ही ना, शुरू में ही बताने लगे कि इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, इसमें ए करेंगे, इसमें ए करेंगे, फिर आप फंसेंगे, आपको समझ नहीं आएगा। फिर भी उसी टाइम आपको आरसीसी हार्ड लगेगा, आप आरसीसी को छोड़ देंगे। मेरा काम क्या है, अभी हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। हम बता रहे हैं आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। यदि दिक्कत हो रहा है तो नंबर दिए हुए इस पर आप फ़ोन कोशिश करिएगा ना करें, SMS कर सकते हैं, हम आपको समस्या का समाधान कर देंगे, उसके लिए स्पेशल वीडियो बना देंगे। अभी हम फिर हम बार कर रहे हैं कि अभी हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड से पढ़ा रहे हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड अभी चलेगा कम से कम 15-20 क्लास तक चलेगा। उसके बाद हम LSM में घुसेंगे। LSM में हम 1-2 क्लास लेंगे, अंतर आपको एकदम क्लियर दिखने लगेगा। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर हम आपको वादा करते हैं, यदि आप रेगुलर मेरा वीडियो देख लेंगे तो आरसीसी से डर खत्म हो जाएगा। आप आरसीसी का एक न्यूमेरिकल कर पाएंगे आसानी के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, एनालिसिस ऑफ सिंगली रिइंफोर्स कंक्रीट बीम, जिसमें हम देखेंगे टोटल डेप्थ क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, मेन बार क्या होता है, हैंगिंग बार क्या होता है, वर्टिकल स्टेप्स क्या होता है, इफेक्टिव कवर क्या होता है, क्लियर कवर क्या होता है, एंड कवर क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आसान है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिए, गुड लक।